ये लगा दे, फिर गोबर डाल दे, फिर ये लगाते रहे। अगर कंपोस्ट के अलावा आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसमें केंचुए प्रवेश करवा दे आखिरी में। अगर जिप्सम कंपोस्ट बनाना है तो उसमें एक ले में 10 सेंटीमीटर जिप्सम डाल दे। इस तरह उस गड्ढे को पूरा भर करके और 45 दिन बाद में पूरा भरने के बाद में ढक करके रख दे। ढकने में और एक पलटी लगा के छोड़ दे। जब फिर 45 दिन हो जाए तो पलटी लगाकर उस खाद को निकाले और तुरंत जमीन में डाल करके जुताई कर दे। तो वो आपके एक गड्ढा है 10 DAP के कट्टों का काम करेगा एक। इस तरह अपने को मतलब कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेनी है और वो गुणवत्ता वाली लेनी है। ऐसा उत्पादन किसी काम का नहीं जिसमें कोई गुण नहीं हो, जो खाने के लिए काम का नहीं हो, जिसमें जहर मिला हुआ हो, जो बेकार हो, वो काम में नहीं लेना है। अपने जीवन को बचाते हुए अब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें अकेले को बचना है, हमारे पूरे समाज को बचाना है, हमारे जानवरों को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है। और इससे भी ज्यादा ये जो हमारी माँ है धरती वसुंधरा, जो आप बता रहे थे ना, इसमें सोना चांदी या कपड़ा क्यों भी कुछ धातु जो निकलते हैं, ये वसुंधरा उन्हीं के नाम से इसका नाम वसुंधरा पड़ा हुआ। तो इसको बचाना है, क्योंकि जब ये नहीं बचेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल मैं बता रहा हूँ आपको, परंपरा क्या चल रही है कि किसान निनाण करना, खोदी करना, ये सब काम उसने बंद कर दिया। बाजरा बो दिया और खरपतवार के लिए दवा का स्प्रे करते हैं। जब दवा का स्प्रे कर रहे हैं उसके अंदर तो 3 साल तक लगातार अगर दवा का स्प्रे कर दिया तो ये जो भूमि है वो बंद हो जाएगी, ये आगे उत्पादन नहीं ले सकती है। तो इसको भी हमें बचाना है, समाज के साथ पशु पक्षियों को भी बचाना है, सबको बचाना है। आज हमारे लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है खेती में, क्योंकि गाय नहीं तो गोबर नहीं, तो गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गायों की स्थिति क्या है कि दूध निकालते हैं, गायों को छोड़ देते हैं। हमारी नस्ल की जो देसी गाय है, जो हमारे देश की गाय थी, उनको छोड़ दिया और बाहर की जो गायें हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारी गायें सड़क पर पाताल डोले वगैरह खा करके जीवनोपार्जन कर रही है। ये स्थिति है। 2 लाइन के माध्यम से मैं बताता हूँ स्थिति गाय की क्या है। दांतों तले तृण दबाकर दीन गाय कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुष्य है क्या तुमको ये भी सही। माँ की तरह हमने तुम्हें है दूध पीने को दिया, देखकर कसाई के यहाँ तुमने हमारा वध किया। जारी रहा यदि ये क्रम यूं ही हमारे नाथ का, तो समझो अस्त है सूरज भारत से भाग्य के आकाश का। देश को बचाना है, गाय को बचाना जरूरी है। जैविक खेती करना है, खेती से जहर को निकालना है, गाय को बचाना जरूरी है। परिवार को स्वस्थ रखना है, वातावरण को साफ रखना है, तो गाय को, वनस्पति को, इन सबको सुरक्षित बचाना है। इसी का नाम जैविक खेती है। और यही जैविक खेती हमारे ऋषि मुनि आज से 100-200 साल पहले कर रहे थे। और 80 साल पहले, मतलब 1964 से पहले ही मान लो, सन 1964 पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसी तरह की खेती किया करते थे। और जैविक नाम इसका क्यों दिया है, इसमें जो भी काम होता था वो जीवों से होता था। बाजूत के लिए, हल चलाने के लिए बैल, पानी निकालने के लिए बैल, गाढ़ा गाड़ने के लिए बैल, माल को बाजार में ले जाने के लिए बैल, खाद के काम के लिए बैल, ये सब व्यवस्थाएं जीवों की होती थी। और ईश्वर की व्यवस्था भी ये थी कि जो भी पहले देता था वो जीवों के लिए देता था। बाजरे का सिट्टा आएगा बाद में, पहले बाजरे उसके लिए चारा आएगा। गेहूं की दंगे बाजी आएगी बाद में, पहले उनका चारा आएगा। तो वो उसकी व्यवस्था थी और ये वो व्यवस्था थी। तो उनको उसको क्या किया, आज हम कर नहीं सकते थका, क्यों
किधर से मैं अकेला किसान हूँ, परिवार में 3-4 आदमी, न तो हम खड्ड से पानी निकाल सकते हैं, न कुएं में और खुला पानी है और न इतने लावनी वगैरह। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा आधुनिकीकरण करके, मशीनी युग है इसलिए मशीनों की सहायता लेगी, लेकिन एक काम तो ये कर सकते हैं कि उसमें जहर नहीं मिलाएं, उसको सुरक्षित रखें, वातावरण में दवा डाल करके जहर नहीं फैलाएं। ये सब तो कर, इसी को जैविक की मान्यता है। आज हर आदमी अगर 80 साल पहले पुरानी खेती करना चाहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन आज जैविक खेती करें तो इन संसाधनों को उपयोग में लेते हुए जो करता है वही जैविक खेती है। और जैविक खेती कोई हट करके नहीं है। आज भी इसकी पुस्तकें किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। अगर आपके पास में 80-85 साल का कोई परिवार में कोई बुढ़ा आदमी हो तो घंटा 2 घंटा उसके पास बैठ करके पूरा उससे सीखो आप। वो ही लाइब्रेरी है जैविक खेती की, और बाकी आप नहीं मिलेगा। क्योंकि 1962 के बाद में जितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं वो सब, या जितने भी जो भी एग्रीकल्चर में हैं वो सब 64 के बाद पढ़े लिखे हैं और रसायन उनको पढ़ाया गया है, और उन्होंने भी मतलब बच्चों को रसायन पढ़ाया है। आज उनके सामने जैविक खेती एक समस्या बन गई क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने पढ़ाया, जैसा पढ़ा आपको पढ़ा दिया। अब समस्या ये आ रही है कि वो 80 साल पहले वाली बातें, तो 80 साल वाले जो है जो 70-75 में वैसे गुजर जाते बहुत कम मिलते हैं। तो आपका सौभाग्य होगा कि आपको कोई न कोई मिले हैं 2 आदमी जो खेती से जुड़े हुए हैं। वैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो खेती से जुड़े हुए हैं और खेती के बारे में आपको बताएं, वो शर्माए नहीं, सब बुझाए नहीं, आपको बिठा करके आपको सब कुछ बताए जो उन्होंने किया है। वो अगर आप चाहो नोट करो, अगर यादाश्त रखना चाहो तो यादाश्त रखो और उनसे आप सीखो। तो ये बता दिया मैंने। और खेती में, जैविक खेती में मुख्य 4 बातें होती हैं। पहले पानी के बारे में मैंने बताया, खाद कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया, भंडारण के लिए कैसे किया जाता है वो। बीज भी किसान का खुद का होना चाहिए। बाजार से जो बीज लेके आते हैं वो थैलियों में प्रिंटेड होता है, दवा मिली हुई होती है। तो हम करना तो चाहते हैं जैविक खेती, लेकिन उस बीज के ऊपर कितना जहर डाला हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो फार्म वाले या खेतों में जो भी बढ़िया से बढ़िया, जैसे गेहूं बाजरे के बढ़िया गेहूं हो, उनमें से बीज निकाल करके स्वयं भी काम में ले और जैविक खेती करने वाले अन्य व्यक्ति को भी वो दे। तो बीज भी किसान का ये हो गया। पशुपालन में गाय हो गई किसान की। अब सबसे बड़ी समस्या आती है दवा, जैविक खेती में दवा। तो पहले तो विशेष बात यह है कि जो बीमारी नहीं होता है उसको दवा की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक कविता में है कि उगता सूरज की किरणा और दोनों भक्ता की मस्त हवा और चोखो दूध दही में खामा फिर क्यों लेवा वैसे दवा। ये चीजें आपको खाने के लिए जब मिल जाती है तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। और यही आपकी फसलों को मिल जाती है, बढ़िया गोबर का कंपोस्ट खाद मिल गया, साफ सुथरा पानी मिल गया, दवा का स्प्रे नहीं है, पर्यावरण को आपने दूषित नहीं कर रखा है पशुपालन करके। और पशुओं द्वारा पेशाब है, छाछ से है, राई से आदि से मिलाकर आप उसमें स्प्रे कर रहे हैं, जैविक स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीमारियां फसल में हो जाती है अक्सर। जैसे इस वक्त टैफिक चल रहा है, और अरे एक तरह का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। सरसों, गेहूं, सब्जियों में अलग अलग तरह के आलू होते हैं, टैफिक कहते हैं इसको। और इसका मुख्य ये होता है कि सेवके के रूप में होता है और अंडे दे करके और पत्तों को चूसने का काम करता है। तो इसमें हमें क्या करना, पर हेक्टेयर 5 किलो छाछ गाय की और 5 किलो में आधा किलो शहद लेने के
पत्ते के, आधा किलो नीम के पत्ते, दोनों को फिर बारीक पीस करके उस खाद में मिलाना है। और उसमें थोड़े से जो मोटर की एक जो कोयल निकलती है ना, एक कोयल निकलती है जो गोल, उसको डबल करके छाछ में डाल दो और डालने के बाद उसको 2-3 दिन तक धूप में रखो। और धूप में रख करके और जब ये 2-3 दिन हो जाए तो उसमें से 1 किलो कम हो जाएगी छाछ आपकी। और उस छाछ में जो 1 किलो कम हुई है तो वापस 1 किलो पानी मिलाकर 5 किलो कर लो और एक टंकी में 1 लीटर डाल के स्प्रे कर दो। आपकी फसल के ऊपर ये नहीं बचेगा, बल्कि तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी आपकी फसल को नुकसान नहीं करेंगे। तो हमें वनस्पति से ही वनस्पति को बचाना है। हमारे जो प्राकृतिक इलाज है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, उनको ही काम में लेकर के हमारी फसलों को बचाना है। हमें किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक दवा का स्प्रे करके और अपने आप को, समाज को, जानवरों को, किसी को भी खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल देसी बहुत से ऐसे तरीके हैं, कब किसी के घर में चूहे हो गए और वो चूहे मारने की दवा रख देते हैं, अब वो 2-3-4 दिन तक रख दी, इसके बाद किसी बच्चे के अगर हाथ लग जाती है तो हादसा हो जाता है। तो चूहों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बाजार में जाओ और 1-2-3 केले ले आओ सड़े हुए, एक डोने में केले के टुकड़े करो और इस तरह 2-3 जगह 2-3 डोनों में 2-3 केलों के टुकड़े करके अलग अलग जगह रख दो। चूहा आएगा उसमें से खाएगा, जो ओपन दिखेगा खुला दिखेगा उसको खाते ही उसके मुंह में एक ऐसी पेस्ट बन जाएगी वो सांस नहीं ले पाएगा और वो वहां से बच जाएगा, वहां रुकेगा नहीं। आपके भंडारण में अनाज को खराब नहीं करेगा, भंडारण में दोबारा घुसने की कोशिश नहीं करेगा। तो जो आदमी खुद से मरता उसको देख देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारे तंबाकू है, तंबाकू के अलावा चूना है, कईयों में फसल जो होती है उसमें ऐसी बीमारियां होता है पत्ता छेदक, जो पत्ते में छेद करने वाला कीड़ा हो जाता है, उसमें 5 किलो आग और 2.5 किलो चूना और 100 ग्राम नीला तोता कॉपर सल्फेट, फास्फोरस कॉपर सल्फेट और ये कैल्शियम, तो तीनों को मिलाकर के 1 हेक्टेयर में 2.5 किलो, 5 किलो और 100 ग्राम और 10 मशीन से स्प्रे कर दो आराम से, कोई कीड़ा आपकी फसल पर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नींबू की पत्तियां मुरझाती हैं, पत्तियों में कीड़े आते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें चूना और राख और वही नीला तोता मिलाकर पहले उसको पानी से भिगो दे, फिर उल्टी थाली लेकर के, क्योंकि थाली से उल्टी लेके तो उसके किनारे हवा से आएंगे सामने, उल्टी थाली लेकर उसके रखे और फूंकने से हल्का मार करके 10 टाइप में धीरे धीरे आवरण में और अंदर मुंह से उड़ा दे उसको। जिन पत्तियों पर तने पर वो पड़े हो एक भी कीट उसके ऊपर नहीं रहेगा और आपके जो नींबू वगैरह के जो पत्ते हैं वो हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे, भुगतान बहुत बढ़िया होगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तीसरी कलम में क्या होता है, नींबू के पेड़ तो लगा लेते हैं और लगाने के बाद फ्लावरिंग जब होती है, सफेद फूल आते हैं, उस वक्त बहुत पानी डालते हैं उसमें। तो किसी भी फलदार पेड़ में जब फूल आते हैं उसके 1 महीने के अंदर पानी बिल्कुल बंद कर दो। अगर उस वक्त आप फसल में पानी डालोगे, पौधों में पानी डालोगे तो सारी जो फूल है वो नीचे आ जाएगा और आपका जो है वो उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाएगा। कई मेरे किसी भाई आप बैठे हुए किसान खेती से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग आपके परिवार वाले खेती कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आंवला हो रखा है, अब आंवले में क्या होता है कि जब आंवले की फ्लावरिंग होती है